अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। अभी तक के 2 लेक्चर्स में हम सीख चुके हैं दैट रिएक्शंस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। डिफरेंस क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शंस आर सिंपली बायडायरेक्शनल where reactants can convert into products and products can convert back into reactants, and irreversible reactions are unidirectional where reactants convert into products but products cannot convert back into reactants। फिर हमने देखा कि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, इन रिवर्सिबल रिएक्शंस में एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, एक बैकवर्ड रिएक्शन होता है। दोनों का रेट स्टार्ट में सेम नहीं होता। स्टार्ट में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी हाई एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज वेरी लो, बट स्लोली rate of forward reaction keeps on decreasing and rate of backward reaction keeps on increasing. A stage is reached जहां पर rate of forward reaction becomes exactly equal to rate of backward reaction। इसी stage को हम बोलते हैं the stage of equilibrium, यानी कि equilibrium has been achieved। इसको पहचाने कैसे? At equilibrium the composition of the reaction mixture becomes constant, यानी कि जितने भी reactants involved हैं, जितने भी products involved हैं, सबका concentration constant हो जाता है। बराबर नहीं कहा मैंने, कांस्टेंट हो जाता है। ओके, उसके बाद हमने देखा एट इक्विलिब्रियम वी कैन डिफाइन ए कांस्टेंट कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज इट हैज बीन सीन दैट एट ए गिवन टेम्परेचर इफ यू सी द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड मल्टीप्लाई देम along with the stoichiometric coefficients and then divide this with the multiplication of the molar concentration of the reactants, each raised to power equal to the stoichiometric coefficient of the reactant in the balanced equation, that is always constant at a given temperature and that constant is called equilibrium constant। फिर हमने ये देखा कि equilibrium constant को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक in terms of pressure Kp and एक in terms of concentration, molar concentration, that is Kc। दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं, क्या कंक्लूजन्स हैं, 12.2 केल्विन के नीचे क्या होता है, रिवर्स कैसे होते हैं सारे रिलेशंस, ये सब हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वेदर यू से Kc और Kp बोथ मीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, या रिएक्शन के लिखने के तरीके में अगर हम डिफरेंस लाएंगे इन टर्म्स ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होगा कि नहीं होगा, कैसे चेंज होगा, ये हमें देखना है। इससे पहले कि हम देखें what are the factors that affect the value of equilibrium constant, I must simply tell you the factors that do not affect the value of equilibrium constant, यानी कि वो कौन से एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स हैं जिन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ही नहीं करता। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड बिकॉज आउट ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया हो गया, कैटलिस्ट का इस्तेमाल हो गया, इन सब में से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू को कोई इफेक्ट नहीं करता। द ओनली एक्सपेरिमेंटल फैक्टर, द ओनली एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर दैट एक्चुअली इन्फ्लुएंसेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या changes the value of equilibrium constant or on which the value of equilibrium constant depends is temperature। तो याद रखना है कि टेम्परेचर वाहिद एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू। प्रेशर पे नहीं डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। आई हैव रिटन इट इन पॉइंट्स हियर एंड यू कैन नोट इट डाउन। सी व्हाट आई हैव रिटन। Among all experimental factors or conditions, the only thing on which equilibrium constant depends is temperature। ये नोट करना है आपको। उसके बाद किन पे डिपेंड नहीं करता? The value of equilibrium constant does not depend on initial concentration of the reactants। इसके लिए मैंने एक रफ एग्जांपल लिया है यहाँ पे कि इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन। आयोडीन इज a solid at room temperature but when it is heated it sublimes into iodine gas and then that's when it reacts with hydrogen gas to form hydrogen iodide। इस रिएक्शन की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। इस रिएक्शन में मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का या प्रेशर हाइड्रोजन का या आयोडीन का कुछ भी रखें स्टार्ट में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, चाहे आप ई क्यू लिखो, के सी लिखो, के लिखो, आपकी मर्जी है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यहां पे लिख सकते हैं बट दैट्स अंडरस्टूड
क्योंकि K इक्विलिब्रियम लिखा मैंने यहाँ पे, रेज़ टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय H2 रेज़ टू पावर 1 एंड I2 रेज़ टू पावर 1। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देखो कैसे हमने समझाने की कोशिश की है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हमने हाइड्रोजन को 1 मोलर लिया, आयोडीन को 1 मोलर लिया और रिएक्शन स्टार्ट की। दोनों को मिक्स किया, रिएक्शन हो गई और हमने देखा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 50 यूनिट्स आ रहा है। फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने कंसंट्रेशन को कम किया, 0.5 मोलर 0.5 मोलर, फिर से हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा, यानी कि ये वैल्यू जो है इसको हमने रिकॉर्ड किया और फिर से 50 निकला, यानी कि सेम, इफ दिस इज x दिस इज आल्सो x। 2 मोलर लिया, इसका भी 2 मोलर लिया, फिर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा और फिर से 50 यूनिट्स आया, यानी कि फिर से वही वैल्यू आया जो बाकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस पे आया। दैट मीन्स आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रेशर। हाइड्रोजन 5 एटमॉस्फेयर, आयोडीन 5 एटमॉस्फेयर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू x। 5 के बदले 10 कर दो, 2 कर दो, 1 कर दो, 0.5 कर दो, इट विल स्टिल बी x। दैट मीन्स आपके प्रेशर पे भी डिपेंड नहीं करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू, वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं करता है। चाहे आप रिएक्शन 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर करें, 2 लीटर वॉल्यूम के अंदर करें, कोई भी वॉल्यूम के अंदर करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, मैंने कहा ना टेम्परेचर चेंज करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, और कैसे चेंज होगा वो डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। लेकिन फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं वो फैक्टर्स जिन पे डिपेंड नहीं करता है। तो एट ए गिवन टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर रहे हैं इन एक्सपेरिमेंट्स में। चाहे आप 1 लीटर ले लो वॉल्यूम, 2 लीटर ले लो, 10 लीटर ले लो, ये रिएक्शन कराओगे, जो 1 लीटर में आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आएगा, 2 लीटर पे भी वही आएगा, 0.5 लीटर पे भी यही आएगा, हर वॉल्यूम पे यही आएगा। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम, it does not depend on surface area. Why are we mentioning surface area? Because rate of reaction depends on surface area. आपने देखा होगा पाउडर फॉर्म में जो रिएक्शन करते हैं वो लंप्स के मुकाबले में बहुत तेज रिएक्शन करते हैं। That's why catalysts are generally taken in the powdered form. लेकिन सरफेस एरिया आपके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, लेकिन आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता है, बिल्कुल कैटलिस्ट की तरह। कैटलिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इंक्रीज नहीं करता। कैटलिस्ट पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सब्सटेंसेस, क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि इस रिएक्शन मिक्सचर में आपने हीलियम डाल दिया। इनर्ट सब्सटेंस से पहले जो दिमाग में आपको आएगा दैट विल बी इनर्ट गैसेस, कि आपने हीलियम डाल दिया, या इनर्ट मेटल्स आपने प्लैटिनम डाल दिया, आपने इसमें कोई और गैस डाल दिया, ऑर्गन डाल दिया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे असर नहीं पड़ेगा। वेरी ट्रू, कोई असर नहीं पड़ेगा। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू विदाउट हीलियम है, विथ हीलियम भी वही वैल्यू आएगा। लेकिन इनर्ट को अगर हम समझने की कोशिश करें, इनर्ट मींस जो भी इस रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और आयोडीन हिस्सा ले रहे हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो, कुछ नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो इनर्ट टू दिस। तो इनर्ट का मतलब जो भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा है, रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है किसी भी तरीके से, दैट इज एन इनर्ट सब्सटेंस। Now let's understand कि why a catalyst does not affect the value of equilibrium constant. देखो, एक रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, बैकवर्ड रिएक्शन होता है, ठीक है। दोनों का कुछ एक्टिवेशन एनर्जी होगा। जब आप एक कैटलिस्ट डालते हो, व्हाट डज अ कैटलिस्ट डू? कैटलिस्ट चेंजेस द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, पाथवे ही चेंज कर देता है, और नए पाथवे का जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है, एक्चुअली इट ब्रेक्स अ सिंगल स्टेप इनटू मल्टीपल स्टेप्स, लेकिन फॉर द ईज और फॉर सिंपलिसिटी वी विल शो ओनली वन स्टेप। तो कैटलिस्ट क्या करता है, वो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का पाथवे देता है रिएक्शन को। एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, एज यू कैन सी फ्रॉम द अरहीनियस इक्वेशन। अरहीनियस इक्वेशन दिखाता है कि एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होगा, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, ठीक है। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। सो कैटलिस्ट डालते हैं इसलिए ताकि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो, और एक्टिवेशन एनर्जी कम होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में किसका रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन का या बैकवर्ड रिएक्शन का, वो हमें ग्राफ बताएगा। चलो ग्राफ से पूछते हैं। तो ग्राफ पे आते हैं, यहाँ पे दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। Whether the reaction is uncatalyzed, that is shown by blue here, or catalyzed, that is shown by black. आपके एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट
फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, एवरेज वही आपका जो डेल्टा एच होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन फर्क किस पे पड़ता है, मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। अगर आप अनकैटालाइज्ड रिएक्शन को देखेंगे तो वो हाई एक्टिवेशन एनर्जी से जा रहा है, और कैटालाइज्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे तो लो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो कैटालिस्ट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी। अब ग्राफ बताएगा फॉरवर्ड का कि बैकवर्ड का, तो चलो देखते हैं। अनकैटालाइज्ड रिएक्शन में ये जो गैप है यहां से रिएक्टेंट्स और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच का, यानी कि ये वाला गैप, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इन एन अनकैटालाइज्ड। ये जो रेड दिखाया गया है दैट इज अनकैटालाइज्ड, और यहां पे जो ब्लैक दिखाया है दैट इज कैटालाइज्ड। देखो अनकैटालाइज्ड फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी इतना है, और अगर प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट बनाना है तो एक्टिवेशन एनर्जी इज दिस मच, दैट्स क्वाइट ह्यूज। अब हम देखेंगे कैटालाइज्ड रिएक्शन को। कैटालाइज्ड रिएक्शन ब्लैक से दिखा रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गया। देखो कितना कम हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी। अभी फॉरवर्ड का इतना था, अनकैटालाइज्ड कैटालिस्ट डाला तो बहुत कम हो गया, बैकवर्ड भी कम हो गया। बैकवर्ड अनकैटालाइज्ड इतना है और कैटालाइज्ड में बहुत कम है उससे। दैट मीन्स आपका जो कैटलिस्ट है ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को भी और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को भी। इससे होगा क्या, इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होगा। अगर आप इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट 25 डिग्री सेल्सियस पे इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट 20 मिनट में इक्विलिब्रियम अचीव करते हो, तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट 5 मिनट में अचीव करोगे। यानी कि टाइम इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में कम लगेगा, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन का भी रेट बढ़ेगा, बैकवर्ड रिएक्शन का भी रेट बढ़ेगा, और दोनों बहुत जल्दी सेम रेट पे आ जाएंगे और इक्विलिब्रियम अटेन होगा। इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद दोनों का जो रेट है वो फिर सेम ही रहता है थ्रू आउट, और जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है उसका कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होता है। यानी कि कैटलिस्ट डालने के बावजूद भी आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है उसका जो कंपोजिशन है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, वो वही रहेगा जो अनकैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए है, लेकिन जल्दी से अचीव होगा, बस इतना फर्क है। दिस थिंग इज ब्यूटीफुली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय दिस ग्राफ। ये ग्राफ क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफ वर्सेस टाइम। यानी कि ऊपर जाने का मतलब है रिएक्शन तेजी के साथ हो रहा है, और आगे इज द रिएक्शन प्रोग्रेस। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया, t इज इक्वल टू 0, रिएक्शन स्टार्ट हो गई, अब रिएक्शन चल रही है। ठीक है, इसमें जो रेड दिखाया गया है वो कैटालाइज्ड रिएक्शन है, और ब्लू जो दिखाया गया है वो अनकैटालाइज्ड है। ठीक है, हम सब जानते हैं एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बिकम सेम। ठीक है, स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज होता है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, और बैकवर्ड रिएक्शन स्लो होता है, आहिस्ता आहिस्ता तेज हो जाता है, और इक्विलिब्रियम पे दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब कैटलिस्ट डाल के क्या होगा, पहले अनकैटालाइज्ड को देखेंगे। ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये जो है ब्लू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दोनों बराबर हो गए किसी टाइम पे, फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स पे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। ओके, अब हमने कैटलिस्ट डाला। कैटलिस्ट क्या करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन की भी रेट को बढ़ाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन की भी रेट को बढ़ाएगा। ठीक है, दिस पोर्शन ऑफ द ग्राफ बहुत सारे मॉड्यूल्स मैंने देखे जो गलत लिखते हैं। इवन द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसकी बहुत सर्विस है इस कंट्री के लिए, मतलब 99.9% सब ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन इस ग्राफ में उन्होंने भी गलती की है। उन्होंने ये ग्राफ जो है कैटालाइज्ड रिएक्शन का फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए नीचे लाया है, अनकैटालाइज्ड के नीचे, और रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड तो सेम होता है इक्विलिब्रियम पे, लेकिन अनकैटालाइज्ड और कैटालाइज्ड के लिए उन्होंने सेम दिखाया है, जो सही नहीं है। सही ग्राफ आप देखो क्या हो रहा है, जब हम कैटालिस्ट डालते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन का भी रेट बढ़ता है, यानी कि ये ब्लू लाइन के ऊपर होगा रेड लाइन, रेट बढ़ा हुआ है। इसी तरह यहां से भी इनिशियल स्टार्ट से ही कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा हुआ होगा, फॉरवर्ड का भी और बैकवर्ड का भी। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम अब कब अचीव हो रहा है, जब दोनों का रेट बराबर हो जाएगा, और जब जैसे कि आप देख रहे हो इस ग्राफ पे वो बहुत पहले हो गया। अगर ये 30 मिनट है तो ये फॉर एग्जांपल 20 मिनट्स पे ही हो गया, या 15 मिनट्स पे ही हो गया, 10 मिनट्स पे ही हो गया। ठीक है ना, और दूसरी चीज जो यहाँ पे हमें देखनी है जरूरी, वो ये है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर है, लेकिन अनकैटालाइज्ड के मुकाबले में फास्टर है, बराबर है। ठीक है ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर है, चाहे कैटालाइज्ड लो अनकैटालाइज्ड, इक्विलिब्रियम बोलते ही तब है जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो, लेकिन कैटालाइज्ड प्रोसेस में वो ऊपर होगा ग्राफ,
यानी कि फास्टर होगी रिएक्शन, फॉरवर्ड भी तेज हो रही है, बैकवर्ड भी तेज हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट in comparison to uncatalyzed reaction. So these two graphs demonstrate the role of catalyst in equilibrium. So catalyst डालने से equilibrium constant के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर इस प्रोसेस के लिए के equilibrium 20 है तो इस प्रोसेस के लिए भी के equilibrium 20 ही होगा. टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम डिफरेंट होगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स इन द रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम बिल्कुल सेम होगा कैटलाइज्ड और अनकैटलाइज्ड में, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम होगा. ठीक है. सो दीज वर द फैक्टर्स जिस पे वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है. कौन कौन से फैक्टर्स? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ऑल्सो प्रेशर, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, addition of inert materials, inert substances and catalyst. None of these affect the equilibrium constant. Then what affects the equilibrium constant? It's only and only temperature. Temperature change करेंगे तो equilibrium constant का value change होगा. Now let us see कि temperature के क्या cases बनते हैं. दो cases बनते हैं, endothermic और exothermic का. एंडोथर्मिक में क्या होगा टेम्परेचर बढ़ाने से, और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा कि कम होगा. Let's see that. The effect of temperature on the equilibrium constant is demonstrated by a very famous equation called as Van 't Hoff equation, which can be written in different forms. Simple mathematics apply करके different form लिख सकते हैं. This is the basic form. Natural log of K2 by K1, which means ln of K2 minus ln of K1. ठीक है. अब properties of logarithm जानते होंगे. is equal to delta H naught by R into 1 by T1 minus 1 by T2, where T2 is a high temperature and T1 is a lower temperature. हम क्या देख रहे हैं? हम कंपेयर कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को at two different temperatures T2 and T1. T2 is higher temperature and T1 is lower temperature. Okay, what is K2? It's equilibrium constant at temperature T2. And what is K1? It's equilibrium constant at temperature T1. Okay? ओके तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई. लिन के बदले हम 2.303 लॉग भी लिख सकते हैं, और फिर वो 2.303 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ सकता है. दिस गिव्स दिस फॉर्म ऑफ वैन 't Hoff इक्वेशन दैट log K2 minus log K1 is equal to delta H naught divided by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2. what are ये जो T है ये वैल्यू है टेम्परेचर इन केल्विन का, और R जो है इट्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और क्योंकि यहाँ पे डेल्टा H नॉट है विच इज द स्टैंडर्ड enthalpy change of the reaction which will be given in kilojoules per mole, और इसीलिए हम इसका वैल्यू जो लेंगे वो 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल. फिर या तो इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे या इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे इन आवर क्वेश्चंस. फिर से एक बार, ln of equilibrium constant at temperature T2 by equilibrium constant at temperature T1 is equal to एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका हम इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस में, और डिवाइडेड बाय यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय लोअर टेम्परेचर T1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर T2. ठीक है. यहां हम देखेंगे दो केसेस. इफ रिएक्शन इज इंडोथर्मिक एंड इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. तो इंडोथर्मिक का पहले देख लेते हैं. रिएक्शन इज इंडोथर्मिक का मतलब क्या है? डेल्टा H नॉट इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, यही होगा इंडोथर्मिक का मतलब. जब डेल्टा H नॉट इज ग्रेटर देन 0, देखो बिकॉज T2 इज हायर देन T1, देयरफॉर दिस थिंग इज पॉजिटिव. ठीक है. देखो लोअर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर, ऐसे ही देखो 1/2 minus 1/10, ऐसे देख लो. So this is 10 minus 2 divided by 20. This is 8 by 20, which is a positive value. ठीक है. तो 1 by T1 minus 1 by T2 will be a positive value if T2 is greater than T1. Okay. अब इसको देखो, R is positive. अगर ये पॉजिटिव है तो ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव हो गया, यानी कि ग्रेटर देन 0 हो गया. ln of K2 minus ln of K1 is greater than 0. That means ln of K2 is greater than ln of K1. That means K2 is greater than K1. What is K2? Equilibrium constant at higher temperature. What is K1? Equilibrium constant
at lower temperature यानी कि T1 यानी कि T2। तो क्या बोल रहा है ये आपको? ये बोल रहा है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट विल इंक्रीज। सो इफ यू वांट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, if you want to push the reaction in the forward direction, that's the way how you increase the equilibrium constant. equilibrium constant का वैल्यू बढ़ाने का क्या मतलब है? प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन बढ़ाना एट इक्विलिब्रियम। अगर आप ऐसा करना चाहते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन में, तो एक तरीका है इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, इंक्रीज टेम्परेचर इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस टू गेट हायर yield of प्रोडक्ट्स। ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ा दो, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ओके, व्हाट इज केस बी? दूसरा केस क्या है? इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है? डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एच नॉट इज लेस देन 0। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स ln of K2 minus ln of K1 is less than 0. It implies ln of K2 is less than, जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ln of K1, K2 is less than K1. So if you increase temperature, equilibrium constant decreases. If reaction is exothermic, increase in temperature decreases equilibrium constant, and decrease in temperature will increase equilibrium constant. Therefore, if the reaction is exothermic and you want to have higher yield of products, what is the way? Should you increase temperature? No. If you increase temperature, the equilibrium constant is going to decrease. That means products का concentration जो है वो decrease होगा reaction mixture में at equilibrium. Therefore, if the reaction is exothermic, decrease the temperature and the reaction will exothermic in the forward direction, that is the reaction will go in the forward direction by decreasing temperature to give you higher yield of the product. समझ में आ रही है बात? So these are the two conditions जो आपको याद रखनी है। रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता है। So this is temperature which is the experimental parameter जिसपे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड करता है। अब हम देखेंगे रिएक्शन को लिखने के तरीके में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को चेंज करने से क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है, कैसे होता है, लेट अस डिस्कस। इसमें हम 3 केसेस देखेंगे, लेट्स लुक एट देम वन बाय वन। पहला केस 1, व्हेन रिएक्शन इज रिवर्स्ड। कंक्लूजन पहले लिख के रखता हूं, बाद में दिखाता हूं कैसे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, a value of equilibrium constant is inversed। क्या मतलब हुआ? देखो सिंपल सी बात है ये। फॉर एग्जाम्पल वी हैव A, it gives B in a reversible reaction and the equilibrium constant for this reaction is equal to, let's call it X। और वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है इसका? concentration of B divided by concentration of A. Let us put that equal to X. Now if we reverse this reaction, यानी कि पहले हम A से शुरू कर रहे थे, अब हम B से शुरू करेंगे, और हम जानते हैं इक्विलिब्रियम अब चाहे A से शुरू करो या B से, इक्विलिब्रियम will be achieved in the reversible reaction. B gives A. के इक्विलिब्रियम कितना होगा? concentration of product divided by concentration of reactant. स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है इसके केस में। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? सिंपल मैथ है, B डिवाइडेड बाई A ऊपर आ सकता है, और B डिवाइडेड बाई A का आंसर क्या है? X, 1 by X। So if the reaction is reversed, the value of equilibrium constant is inversed। क्या मतलब हुआ इसका? For example we have H2 plus I2 gives 2 times HI। मैं कह रहा हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज 49। तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर 2 times HI gives
H2 प्लस I2, यानी कि इनवर्स किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन विल बी इनवर्स ऑफ दिस 1/49. दैट्स द आंसर. ठीक है, ये पहला केस था. बी, इफ a reaction is multiplied by n is a natural number or an integer. ठीक है, it's a real number. So if a reaction is multiplied by n, यानी कि इसी रिएक्शन को फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 टाइम्स HI, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इस रिएक्शन को 4 टाइम्स HI gives 2 times H2 plus 2 times I2, यानी कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को चेंज किया. वहां पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 1 और 1 था, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4 2 और 2 हो गया. ठीक है, व्हाट विल हैपन टू द रिएक्शन? देखो क्या होगा. ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ईच रेज़ टू पावर इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. इसका अगर मैं लिखूं तो क्या होगा? इस वाली रिएक्शन का देखो आप, इसको प्रोडक्ट क्या है? H2 रेज़ टू पावर 2, I2 रेज़ टू पावर 2 और HI रेज़ टू पावर 4. यही है भाई. ये कॉमन निकाल देता हूं इसमें 2, तो इट विल बी H2 इंटू I2 डिवाइडेड बाई HI होल स्क्वायर. ठीक है, and if we put this equal to y, what will this be equal to? Y square. That means if you multiply a reaction by n, the value of equilibrium constant will be raised by that factor. That's factor n. Equilibrium constant will be equal to k dash रख लेते हैं, k equilibrium raised to power n. ठीक है, सिंपल सी बात थी. What does this mean? If we have A gives B और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिख देते हैं x. अब हम लिखेंगे 3 times A gives 3 times B, यानी कि रिएक्शन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बिकम इक्वल टू x क्यूब. ठीक है, इफ वी राइट 1/2 times A gives 1/2 times B, यानी कि इस रिएक्शन को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया. कभी कभी हम इसको डिवीजन बोलते हैं. तीसरा जो है केस लिख लेते हैं, केस ऑफ डिवीजन, बट दैट्स सिंपली मल्टीप्लिकेशन. 1/2 A gives, इसको हम डिवाइड बाय 2 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1/2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है वो. सो K इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू x रेज़ टू पावर, किससे मल्टीप्लाई किया? 1/2 से. दैट्स इट. ठीक है, जिसको हम अंडर रूट ऑफ x भी लिख सकते हैं. ये था आपका केस नंबर 2. सो अगर रिवर्स करेंगे इनवर्स हो जाएगा. किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेज्ड पावर हो जाएगा वो नंबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है, ओके जी. अब हम मूव करते हैं अपने तीसरे फैक्टर की तरफ, विच इज इफ 2 रिएक्शंस कैन बी कंबाइंड टू गिव अ सिंगल रिएक्शन. तो उस केस में क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, वो हम देख लेते हैं. बिल्कुल बेसिक जो आपका इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है उसको अप्लाई करके हम ये सब चीजें देख रहे हैं. और हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, विच विल नॉट बी अ थ्योरेटिकल लेक्चर, इसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे. उसमें इन सब चीजों पे, ये जो हम आज पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स में पढ़ा, इन सब चीजों पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. वो सिर्फ क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा लेक्चर, तो वो आप जरूर देखिएगा टू मेक ऑल द कॉन्सेप्ट्स क्लियर. चलो देखते हैं केस 3. केस 3 क्या है? रिएक्शन 1 जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, अगर इसको रिएक्शन 2 ऐड करेंगे जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, और ये आपको देता है रिएक्शन 3, तो इस रिएक्शन 3 का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट विल बी सिंपली K1 मल्टीप्लाइड बाय K2. ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं. दिस इज कार्बन प्लस 1/2 ऑफ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 1/2 ऑफ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. सारे केस हैं इसमें, गेस इग्नोर कर रहे हैं फिलहाल के लिए हम. इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज K1,
and equilibrium constant for this reaction is K2. अब दोनों रिएक्शंस को ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखो ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट साइड से, ये रिएक्टेंट साइड है, ये कैंसिल हो जाएगा। रिएक्टेंट साइड में क्या होगा, कार्बन प्लस हाफ और हाफ हो गया, एक ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये और ये कट जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। सो दिस रिएक्शन इज अचीव्ड बाय सिंपली एडिंग दीज टू इक्वेशंस। अब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू रिएक्शंस, जिनको ऐड करने से हमें तीसरा रिएक्शन मिला है। तो ये जो तीसरा रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, K1 into K2, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर आपके पास है NO2 और ये यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है एसिड और ऑक्सीजन में, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 रख लेते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 1/2 ऑफ O2 इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 रखते हैं, इट कन्वर्ट्स इनटू SO3। दोनों रिएक्शंस को ऐड कर लेते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे पहले देखिए कि कॉमन क्या है, हाफ ऑक्सीजन कॉमन है, कट जाएगा, बाकी लिख लेते हैं। रिएक्टेंट क्या है, NO2 प्लस रिएक्टेंट क्या है, SO2 गिव्स NO प्लस SO3। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें ये रिएक्शन मिलेगी। अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 लिखते हैं, देन K3 इज इक्वल टू, कई सारे ऑप्शंस होंगे तो सिंपली क्या करना है, इन दो को मल्टीप्लाई करना है, K1 मल्टीप्लाइड बाई K2। ये था हमारा तीसरा कंडीशन। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेम्परेचर इज द ओनली एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर जिस पे डिपेंड करता है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम, डज नॉट इवन डिपेंड ऑन द कैटलिस्ट। किसी फैक्टर पे नहीं डिपेंड करता एक्सपेरिमेंटल एक्सेप्ट टेम्परेचर। और दूसरा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा रिएक्शन जो है उसके लिखने के तरीके से। अगर हम रिवर्स करेंगे रिएक्शन को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाएगा। अगर हम रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे बाय फैक्टर ऑफ n, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पावर आ जाएगा n। और अगर दो रिएक्शंस जिनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 और K2 है, उन दो रिएक्शंस को प्लस करके हमें तीसरी रिएक्शन मिलेगी, रिवर्सेबल ऑल ऑफ देम, और तीसरी रिएक्शन जो है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है, तो K3 will be equal to the multiplication of K1 and K2, यानी कि K3 is equal to K1 multiplied by K2। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे हम क्वेश्चंस करेंगे। बी रेडी फॉर दैट एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।